मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी ईपीएफओ, जिसका एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है 2 जुलाई को। एंड टुडे इज द 6th डे ऑफ 200 आउट ऑफ 200 क्वेश्चन सीरीज। ऑलरेडी हमने 125 क्वेश्चंस कर लिए हैं। एंड हियर वी आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। ठीक है, सो लेट अस बिगिन एंड लेट अस प्रिपेयर फॉर 2 जुलाई। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So question number 126 is here on your screen. Industrial relation is social relations in production. Defined by industrial relation जो है एक तरीका social relations है in production। ये किसने कहा था? International Institute of Labor Studies, H.A. Cricardi या फिर none of above. Industrial relation is a type of social relation in production. It was said by International Institute of Labor Studies. International Institute of Labor Studies. ठीक है, option A is the right answer here. International industrial relation is social relation in production. Question number 127. Cooperation and conflicts are two aspects of cooperation और conflict। ये दोनों किस चीज का दो aspect है? देखो, cooperate भी हो करना है और टाइम टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट भी होती है। हमें पता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉपरेशन रहता है तभी प्रोडक्शन होता है, राइट? ठीक है, तभी प्रोडक्शन होता है। और कॉन्फ्लिक्ट होता है ताकि एम्प्लॉय का जो है वो बेनिफिट बना रहे। अगर एम्प्लॉय का बेनिफिट नहीं है तो एम्प्लॉय जो है स्ट्राइक करेंगे, एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है वो। तो ये क्या है आपका? इट इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। यही तो इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन जो होता है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है, राइट? Conflicts and cooperations are the part of industrial relations. Clear है? Next question. Which of the following is not important factor of industrial relations? इसमें से कौन सा important factor नहीं है industrial relation? Increase productivity, increases industrial dispute, increases morale, minimizes wastage. आंसर तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, राइट? तो यही सही बात है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अगर मेल जोल अच्छा रहेगा, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अगर वार्तालाप सही से होगा, तो एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के बेनिफिट के काम करेगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में काम करेगा। तो यही तो है आपका जो है अच्छा इंडस्ट्रियल, हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन। मिनिमाइज वेस्टेज, जी हाँ, वेस्टेज कम से कम हो। इंक्रीजेज मोराल, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर अच्छे हैं तो एम्प्लॉय का भी मोराल अप रहेगा और एम्प्लॉयर का भी मोराल हाई रहेगा कि एम्प्लॉय के लिए अच्छे काम करो। और एम्प्लॉय का मोराल हाई रहेगा तो अच्छे से दिल लगा के काम करेगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वरना वो सुबह आएगा 9 बजे, अपना ब्रेकफास्ट करेगा 10 बजे तक, फिर 1 घंटा काम करेगा, 11:30 बजे तक मान लो काम किया, फिर उसके बाद जो है वो 11:30 से टहलना शुरू, ग्रुपबाजी करना शुरू कि जल्दी से 12:30 बज जाए। फिर खाना खाएंगे 12:30 तक, 1 तक खाना खाएंगे, फिर जाएंगे थोड़ा सुट्टा पानी करके आएंगे, 1 बजा देंगे, 2 बजा देंगे, ऐसे फिर बैठेंगे काम करने, फिर शाम को 4 बज जाएगा, चाय पानी, फिर वेट करेंगे गाड़ी देखते देखते कि 6 कब बज जाए और टाइम खत्म। इट वॉज 9 to 6 ऐसा। या फिर एम्प्लॉय अपना घर से नाश्ता करके आए 9 बजे, ठीक है, 9 बजे पहुंच जाए, 9:15 तक अपना फ्रेशन अप हो जाए और काम करने बैठ जाए, अपना काम करे 11:45 तक अच्छे से, फिर अपना लंच करे, 1 बजे तक लंच करे, 1:15 तक कर ले, और उसके बाद फिर से अपना काम करने लग जाए 4 PM तक। एकदम अच्छे से काम करें दिल लगा के, ये नहीं कि स्क्रीन खुली हुई है और गेम खेल रहे हैं, ठीक है? तो ये आपका मोरल हाई रहेगा। यहाँ पे है इंक्रीजेज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंक्रीज क्या? डिस्प्यूट बढ़ता है इंडस्ट्रियल रिलेशन से? नहीं भाई, इंडस्ट्रियल रिलेशन का काम ही यही है कि डिस्प्यूट कम हो। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे गलत है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है? अगला, इंडस्ट्रियल पीस इज सिक्योर्ड थ्रू वॉलेंट्री एंड कंपल्सरी वॉट। ये हमने कल भी देखा था, लेकिन वो क्वेश्चन दूसरे तरीके से था। वॉलेंट्री क्या है, कंपल्सरी क्या है, इंडस्ट्रियल पीस कैसे जो है आपका सिक्योर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 129। पहला है कॉम्प्रोमाइज एंड आर्बिट्रेशन, वॉलेंट्री कॉम्प्रोमाइज एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। अच्छा ठीक है, अगला है ऑप्शन बी एडजुडिकेशन, वॉलेंट्री एडजुडिकेशन एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। ठीक है, अगला है वर्क कमिटी वॉलेंट्री है और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कंपल्सरी है। निगोशिएशन एंड एडजुडिकेशन, तो बताइए इसमें कि क्या वॉलेंट्री है और क्या कंपल्सरी है? तो अगर एक बार आप इंडस्ट्रियल पीस के लिए कुछ आवाज उठाते हैं, ठीक है, कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में उस केस को लेके जाते हैं, ट्रिब्यूनल का कोई भी फैसला होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपल्सरी होने वाला है। ठीक है, तो कुछ हिंट दिया मैंने आपको, आप उस हिंट के बेसिस पे इसको आंसर करने की कोशिश करो।
ठीक है। ओके, तो एडजुडिकेशन जो है वो आपका कंपल्सरी है और नेगोशिएशन जो है आपका वो वॉलेंट्री है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वॉलेंट्री नेगोशिएशन। Which one of the following is not a machinery for settlement of industrial dispute under Industrial Dispute Act of 1947? इसमें से कौन सा मशीनरी नहीं है? ठीक है, चलो बताओ, चार ऑप्शंस हैं। किसके अंडर? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। वैसे तो आपको चारों लग रहा होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सुलझाने में हेल्प करेगा, लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 के अंदर कौन सा नहीं है? कंसिलिएशन ऑफिसर हमने पूरा बकायदा पढ़ा था कि किस सेक्शन में ये है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कंसिलिएशन ऑफिसर है तो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन होना ही होना है, लेबर कोड भी होनी है। ठीक है, ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 में एक मशीनरी की तरह नहीं देखा गया है इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने का। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131, अंडर विच schedule of Industrial Dispute Act 1947 public utility services has been listed out? Public utility services ये क्या होती है? ये ऐसी सर्विसेज हैं जिसपे स्ट्राइक से जाने, ऐसी सर्विसेज में अगर आपको स्ट्राइक पे जाना है तो एटलीस्ट 14 डेज पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा स्ट्राइक पे जाने के लिए। जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है आपका पब्लिक यूटिलिटीज। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, अगर बैंक वाले एकाएक से स्ट्राइक पे चले जाए तो फिर बहुत सारे काम काज रुक जाएंगे। किसी को फीस भरनी है, अपने कॉलेज की लास्ट डेट, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में स्ट्राइक पे जाने के लिए आपको 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है और ये 60 डेज तक ही केवल वैलिड होता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। तो किस शेड्यूल में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मेंशन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? ये आपका मेंशन है किस शेड्यूल में? शेड्यूल फर्स्ट में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर, क्वेश्चन नंबर 131। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements about definition of industry as given in Industrial Dispute Act 1947 is not right? डिफिनेशन कौन से सही नहीं है? इस तरह के क्वेश्चंस आसान होते हैं, अगर ऐसे आ जाए फिर बहुत ही फायदा है। इट मींस एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कॉलिंग। इट इंक्लूड एनी कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन ऑफ वर्कमेन। The definition have been revised in 1982 in a leading case of 1978. The revised definition have been implemented after due notification. 132. ठीक है, तो ये बहुत ही थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन हो रहा है। इट मींस पहला तो सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है, और जी हाँ इसकी डिफिनेशन रिवाइज की गई थी। ठीक है, 1982 में, एक 1970 के केस के बाद। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो गलत है, ऑप्शन डी आपका गलत है यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ये रिवाइज डिफिनेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड आफ्टर ड्यू नोटिफिकेशन, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर है। फर्स्ट कम लास्ट गो, लास्ट कम फर्स्ट गो इज द प्रिंसिपल ऑफ पहले आओ लास्ट में जाओ, लास्ट में आओ पहले जाओ। ये किसका प्रिंसिपल? ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर या डिसमिसल, किसका प्रिंसिपल है ये? अगर पहले अपॉइंट करते हैं आपको, सपोज कंपनी बनते ही आपको अपॉइंट कर दिया और आप चले आ रहे हो, पूरा पुराने एम्प्लॉय हो, तो निकालने में भी ना आपको बहुत आखिरी में निकाला जाएगा। और आप तुरंत तुरंत हायर हुए हो और कंपनी लॉस में जा रही है तो सबसे पहले आप ही को निकाला जाएगा। ये किस चीज का प्रिंसिपल है? मैंने तो क्लियरली बता दिया ना किसका प्रिंसिपल है। तो यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, ये आपका है सी ऑप्शन दिया है ना आपका, रिट्रेंचमेंट। किसका प्रिंसिपल है? ये रिट्रेंचमेंट का प्रिंसिपल है। ठीक है, जो लास्ट एम्प्लॉयड होता है वो पहले रिट्रेंच हो जाता है, और जो पहले एम्प्लॉयड होता है वो सबसे आखिरी में रिट्रेंच होता है। अवार्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज, अवार्ड क्या होता है? नो इंटरिम डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोड, नॉट इंटरिम, नॉट आर्बिट्रेशनल अवार्ड अंडर सेक्शन 10A, not final determination of arbitration award under section 10A, all of the statements are true. 134, चलो बताओ, चार ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने। नॉट इंटरिम डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोड, ध्यान से पढ़ो, कुछ गड़बड़ लग रही है आपको स्टेटमेंट्स में। नॉट फाइनल डिटर्मिनेशन, भाई जो अवार्ड होता है वो तो हमने पढ़ा ना कंपलसरी होता है, ऑब्वियस सी बात है थर्ड आपका है नहीं, और स्टेटमेंट्स तो होगा नहीं। ठीक है, नॉट आर्बिट्रेशनल अवार्ड अंडर सेक्शन 10A, नॉट इंटरिम डिटर्मिनेशन, तो सारे ही गलत लग रहे हैं ना यहाँ पे। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स हियर। सेक्शन 10A ये क्या है? वॉलंटरी रेफरेंस है ना,
इट इज वॉलेंट्री रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। क्या है? वॉलेंट्री रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। ठीक है। ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी इज गिवन इन। ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी किसमें दी हुई है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। फैक्ट्रीज बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ अबव। ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी किसमें दी हुई है आपकी? वही पढ़ते चले आ रहे। इट इज गिवन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। क्वेश्चन नंबर 136। Which of the following is a jurisdictional strike? Jurisdictional strike क्या होती है? चलो, चार ऑप्शंस दिए हैं। टू यूनियंस claiming the office space conduct strike. Two unions conduct strike for registration with same name. Two unions may claim to represent same set of workers and may clamor for recognition on this claim and go for a strike to pressurize the management. Two unions claiming possession of same seal go for a strike to elect the support of workers. Jurisdictional strike. अब देखो, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सेम नेम पे आपको जो है स्ट्राइक करो या सेम सेट ऑफ वर्कर्स को वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? चलो, इसका आंसर आप लोग बताओ। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रोजेक्ट PMYP। से मुझे मोटिवेशन मिलता है जब मैं डेली उठती हूँ और चैनल से सब्सक्राइबर को बढ़ते देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, आपको ये सीरीज पसंद आ रही है एंड आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू योर प्रिपरेशन। ठीक है। काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोस्त जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द एग्जाम ऑफ 2 जुलाई। ठीक है। जो आपके जुरिस्डिक्शनल स्ट्राइक है वो क्या है आपकी? दिस इज ए काइंड ऑफ स्ट्राइक जब दो यूनियंस सेम सेट ऑफ वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट को रिकॉग्निशन के लिए प्रेशराइज करते हैं। So ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 137। The question says the dispute of individual workmen is deemed to be industrial dispute if the dispute of difference is connected with arising out of the following, where no other workman nor any union of workmen is party to the dispute. क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए आप लोग। ओके। द डिस्प्यूट ऑफ इंडिविजुअल वर्कमैन क्या होता है? तभी इंडिविजुअल वर्कमैन का डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाएगा जब डिस्प्यूट और डिफरेंस कनेक्टेड हो किससे? Following where no other workman or any union of workmen is a party to dispute. Grievance of individual workmen, discharge of individual workmen, dismissal of individual workmen या फिर discharge, dismissal, retrenchment और otherwise termination of service of a workman। 137। तो ये क्लियर है, बड़ा क्वेश्चन था, बड़े ऑप्शंस थे, बट ठीक है। डिस्प्यूट किसी भी मामले में किया जा सकता है, चाहे वो डिस्चार्ज हो, डिसमिसल हो, रिट्रेंचमेंट हो या किसी भी रीजन से टर्मिनेशन कर दिया जाए इंडिविजुअल वर्कमैन का, तो उसको बोलते हैं आपका डिस्प्यूट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल इंडस्ट्रियल एक्शन एज पर लॉ? इलीगल कौन सा है? म्यूचुअल इंश्योरेंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लॉकआउट, घेराव। इसमें से कौन सा इलीगल है? कल भी यही क्वेश्चन था बट इसमें ऑप्शंस अलग थे, बस एक आंसर कल का और आज का ऑप्शन सेम है। म्यूचुअल इंश्योरेंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लॉकआउट एंड घेराव। सो आपको सामने दिख रहा है जो घेराव है ना, आप इंडस्ट्री है कोई, ये इंडस्ट्रीज है जहाँ आप काम कर रहे हो, खूब सारी बिल्डिंग है उसकी सपोज और इसका कैंपस है, आप इंडस्ट्री में घेर के बैठ जाओ, ना ही उसके मालिक को अंदर आने दे रहे हो ना ही बाहर निकलने दे रहे हो, ये तो फिर गलत है ना। ठीक है। इट इज इलीगल इंडस्ट्रियल एक्शन, तो बोलते हैं घेराव। No person employed in a public utility service shall go on strike in breach of contract within given notice. कितने दिन की नोटिस देनी है आपको? अगर आप एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में काम कर रहे हो और आपको स्ट्राइक पे जाना है, मैंने अभी पहले ही बताया था पब्लिक यूटिलिटी सर्विस किस शेड्यूल में है? इट इज अंडर शेड्यूल 1, राइट? अब कितने दिन की नोटिस देनी है आपको? फटाफट आंसर करिए। सो द आंसर हियर इज 14 डेज, राइट? आपको एटलीस्ट 14 डेज की नोटिस देनी है। आप 1 जनवरी को अगर आप नोटिस दिए, फिर आप 15 ऑफ जैन को ही स्ट्राइक पे जा सकते हो, और ये नोटिस ना केवल 60 ऑफ जैन तक
60 डेज तक ही वैलिड होती है। ठीक है, मान लीजिए आपने 1 जनवरी को नोटिस डाला कि आपको स्ट्राइक पे जाना है और आपको 15 जनवरी को मन नहीं है स्ट्राइक पे जाने का, थोड़ा-सा कुछ काम है या मे बी सही जाने लगी चीज़ें, तो क्या आप 1 जून को भी स्ट्राइक पे जा सकते हो कि मैंने तो पहले नोटिस दिया था? नहीं भाई, ओनली 60 डेज तक ही जा सकते हो। ठीक है? जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 140। If agreement is silent and arbitration's reference is to appoint sole arbitrator, two more arbitrators, both A and B, none of above. अगर agreement is silent and arbitration's reference is to appoint sole arbitrator, ठीक है, sole arbitrator, एक ही arbitrator appoint कर लेता है वो, ठीक। Next, a situation where management is unable to provide employment due to non-availability of work is called, ऐसी situation जब आपने पहले तो हायर कर लिया था लेकिन अब क्या है कि वर्क नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप मतलब जो वर्क है ना, जो वर्कमैन है उसके आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे उनको, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉकआउट, टर्मिनेशन, ले ऑफ या एट्रिशन। लॉकआउट तो कंपनी बंद हो गई, टर्मिनेशन तो मतलब मान लो एम्प्लॉय ने कोई गलती कर दी, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, आज से सामने दिख रहा है द राइट आंसर हियर इज ले ऑफ। आंसर हियर इज ले ऑफ। ले ऑफ में क्या होता है? जब आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते हैं ना, ठीक है, तब आप एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर देते हो। आप सुनते होंगे कि फला कंपनी ने आपके 40,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। ठीक है, which of the following shows a situation of trade union rivalries in India? Trade union rivalries किस situation में दिख रही है? Different unions in different organizations, more unions in same organization having affiliation with different political parties and representing same type of workers. ठीक है, अगला, more union in same organization all representing different type of workers, none of above. कौन सा आंसर लग रहा है? ठीक है, जब बहुत सारे यूनियंस होते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में ना, तब वहां पे क्या हो जाता है? ट्रेड यूनियन की राइवलरी हो जाती है। जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है ना, तब और ज्यादा राइवलरी हो जाती है। तो मोर यूनियंस इन सेम ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एफिलिएशन विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिप्रेजेंटिंग सेम टाइप ऑफ वर्कर, खास करके जब एक ही तरह के वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ लेबर फोर्स इज कॉल्ड, जब लेबर फोर्स को कम कर दिया जाए क्या कहा जाता है? ठीक है, ले ऑफ पे तो वर्कर्स आपकी कंपनी में काम कर रहे हो, आप आपको सैलरी दे रहे हो, 50% सैलरी दे रहे हो। ले ऑफ टाइम पे कितनी सैलरी दी जाती है? बहुत चीजें हैं ले ऑफ के बारे में, चलो यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। वैसे मैंने अपने ले ऑफ वाले लेक्चर में पूरा बताया था आपको। ले ऑफ में क्या होता है? आप किसी एम्प्लॉय को केवल 45 डेज पे ले ऑफ पे रख सकते हो, उसके बाद या तो आप उसको निकाल दोगे, या तो कंपनी वापस बुला लोगे, या तो आपकी कंपनी ही बंद हो जाएगी। 3 ऑप्शन है। कंपनी क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, तभी तो आपने ले ऑफ पे रखा उसको। ठीक है, ले ऑफ के टाइम पे आपको जो सैलरी देते हो ना, बेसिक सैलरी प्लस डीए, इसका आपको हाफ देना होता है। ठीक है, दूसरी चीज, बाकी जो आप टीए दे रहे हो या अदर हेल्थ अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो भी दे रहे हो ना, वो सब नहीं दोगे। खाली डियरनेस अलाउंस और बेसिक सैलरी, इन दोनों का सम अपॉन 2, इतनी आप सैलरी देते हो। यहाँ क्या कह रहे हैं? रिडक्शन ऑफ लेबर फोर्स को क्या कहते हैं? रिडक्शन ऑफ लेबर फोर्स, ये क्या है? आपका रिट्रेंचमेंट है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ लेबर फोर्स, रिट्रेंचमेंट। इसी का हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, फर्स्ट कम लास्ट गो। फर्स्ट कम लास्ट गो, लास्ट कम फर्स्ट गो, फर्स्ट गो। ठीक है, जो सबसे पहले आता है वो लास्ट में रिट्रेंच होता है, जो सबसे लेट में आता है वो सबसे पहले रिट्रेंच हो जाता है। Which one of the following settlement method is not relevant here for dispute? Collective bargaining, compulsory adjudication, voluntary arbitration, reference to civil court. कौन सा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए सही मेथड नहीं, रेलेवेंट मेथड नहीं है? अब बताओ कि आपके घर पे छोटी सी लड़ाई हुई तो आप कोर्ट चले नहीं जाओगे। ठीक है, या किसी की कोई हत्या कर देता है तो उसके ऊपर सिविल लॉज तो लगते नहीं, क्रिमिनल लॉज लगते हैं। हर एक चीज की अलग प्रोसीडिंग्स होती है, राइट? अगर किसी ने कुछ चोरी की है तो उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस तो लगेंगे नहीं। तो वैसे ही कौन सा यहाँ मेथड नहीं है, सही रिलेवेंट मेथड नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने का? देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ऑब्वियस सी बात है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए तो यूनियंस बनते हैं हमारे। ठीक है, कंपल्सरी एडजुडिकेशन मतलब आपको ट्रिब्यूनल के पास जाना है। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन,
और यहाँ पे है ना रेफरेंस टू सिविल कोड। भाई सिविल कोड को नहीं रेफर करते हम लोग, ठीक है, लेबर कोड्स किस लिए बने हुए हैं। द डिसीजन गिवन बाय आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड, डिसीजन है आर्बिट्रेटर ने जो डिसीजन दिया उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है। डिग्री, अवार्ड, सेंटेंस या फिर रिवॉर्ड, क्या बोलते हैं बताओ। कई बार अपने क्वेश्चंस में भी उस वर्ड को यूज किया है। इट इज, देखो यहाँ ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गया, मैं आंसर बता देती हूँ। इट इज अवार्ड। क्या है आपका अवार्ड। अवार्ड बोलते हैं जो भी आपका फाइनल डिसीजन होता है आर्बिट्रेटर का, उसको बोलते हैं यू आर अवार्डेड, ठीक है। प्राइज नहीं है ये डिसीजन है, ठीक है। A new arbitrator may be appointed if appointed arbitrator neglects his duties, if the party appointing the earlier one refuses his proceedings, one appointed an arbitrator cannot be changed, none of above. A new arbitrator may be appointed when, ठीक है, जब पुराना वाला आर्बिट्रेटर या जो आर्बिट्रेटर ऑलरेडी है वो अपनी ड्यूटीज को निग्लेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट, एन आर्बिट्रेटर फंक्शंस फॉर व्हाट, फीस के लिए फंक्शन करता है, कि वॉलंटरी और ऑनररी पर्पस के लिए फंक्शन करता है, चैरिटेबल पर्पस के लिए फंक्शन करता है, या नन ऑफ अबव। बताओ। फीस के लिए, जिसको पैसा मिलेगा, अपने वॉलंटरी से लाओ, मैं बीच में आके आपका आर्बिट्रेशन करा देता हूँ। चैरिटी करता है लोगों के ऊपर, यूनियन और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के ऊपर, कि नन ऑफ अबव। क्लियरली दिख रहा है आंसर नन ऑफ अबव। क्यों, वो करता है डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, सेटल डिस्प्यूट। उसका फंक्शन क्या है, सेटल डिस्प्यूट, उसका काम है ये, जॉब है ये, ठीक है, टू सेटल डिस्प्यूट्स, ठीक है। ना ही चैरिटी कर रहा है, ना ही वॉलंटरीली कर रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज रिलेशन बिटवीन व्हाट, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने, सीरीज चल गई इस पे। किसके किसके बीच में, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, और कौन कौन हो सकता है आपका, एनजीओ हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हो सकती है, यूनियन हो सकता है जो कि एम्प्लॉयज का हो, आईएलओ है आपका, ठीक है। सबसे बड़ा जो ग्रुप होगा ना जो सब इंक्लूड करे वही होगा आपका। तो केवल एम्प्लॉय नहीं है, केवल एम्प्लॉयर नहीं है, केवल ट्रेड यूनियन नहीं है, एम्प्लॉय भी होगा, एम्प्लॉयर भी होगा, ट्रेड यूनियन भी होगा, गवर्नमेंट भी होगा। तो ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन सबके बीच का रिलेशन होता है। नेक्स्ट, a court has power to modify the award of an arbitrator, modify the award of subject to the consent of parties, nullify the arbitration, none of above। तो कोर्ट के पास जो पावर, किस चीज की पावर है, देखो जो लेबर कोर्ट होता है ना उसको पावर दी गई है ताकि सारे मामले ना कोर्ट तक ना पहुंचे, सिविल कोर्ट या जो है हम ना लेके जाए, वही का वही सेटल कर दे। ऑलरेडी इनके मैटर्स चल रहे हैं, तो अगर हम इसको पावर नहीं देंगे, ठीक है, इसके लॉ, इसके जो अवार्ड है उसको कोई भी जो है सुपरसीड कर देगा, तो क्या ही फायदा हो जाएगा लेबर कोर्ट का, कोई लेबर कोर्ट की बात ही नहीं मानेगा, ठीक है। तो कोर्ट के पास नन ऑफ अबव, कोई पावर नहीं होती इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a typical procedure to reduce the total number of employees, कौन से प्रोसीजर नहीं है to reduce the employees number, ठीक है, बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 150, बताओ। ले ऑफ कर देते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, सही बात है, डाउन टर्न्स कम कर देते हैं, अर्ली रिटायरमेंट्स इंड्यूसमेंट्स सही है, टर्मिनेट नहीं करते एम्प्लॉयज को, हमारी गलती की वजह से एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो टर्मिनेशन यहाँ पे आपका गलत आंसर है, ठीक है। ये टिपिकली यूज नहीं किया जाता है टर्मिनेट, मतलब ये तो समझ लो धब्बा लग गया एम्प्लॉय के ऊपर कि आपको टर्मिनेट किया गया था किसी कंपनी से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टर्मिनेशन नहीं होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 150 आज के लिए इतना रहने देते हैं। वी हैड आवर 25 क्वेश्चन फॉर द डे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 151 तक। ये सीरीज है आपकी 200 क्वेश्चंस की on industrial relations and labor law. If you are loving this videos, kindly hit the like button, subscribe to my channel, and I am here from the part of project PMYP. मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, stay tuned. जय हिंद।